चलो हैंग डालो। न्यूक्लियर एनर्जी, सभी लोग बोर्ड पे देखें, आपसी बातचीत बंद करें, ग्राफ बनाना शुरू करें। खूब सारे कॉन्सेप्ट हैं। बताइए ग्राफ किस किस के बीच में था, कल बताया था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर। बनाते जाओ, बातचीत बंद करो। ये ग्राफ ऐसा था, बीच में कांस्टेंट फिर कम हो रहा था, याद करिए। कल मैंने आपको सिखाया था 30 से लेकर 170 तक ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं, ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। ना ये फिशन शो करते हैं ना फ्यूजन करते हैं। भाई इधर वाले जो 170 से ज्यादा हैं, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं, बताओ वो क्या शो करेंगे? फिशन। लिखना करिए शुरू। ये सब लिखा हुआ था, याद करो। अब बातों को समझिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मान लो, अच्छा इधर वाले क्या शो करेंगे? फ्यूजन। ये कौन से न्यूक्लियाई हैं? लाइट न्यूक्लियाई। तो पहले छोटा छोटा अंतर बोलना सीखो। फिशन का मतलब होता है बड़े का टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है छोटे छोटों का जोड़ना। अब दोनों में अंतर और दोनों में समानता समझिएगा, आराम से देखिए। ये दो छोटे ए और बी मिले, उदाहरण के तौर पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिले और इन्होंने बना दिया हीलियम। पहला मुझे बताइए स्टेबल ज्यादा कौन? हीलियम। कारण बताइए। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो आइए नीचे लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन। आराम से पढ़िए। ए और बी मिलकर क्या बता रहे हैं? सी। और एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। मत मत बोल बेटा, अब लिखना शुरू कर। मत कर बेटा, मत लिख ले। अब कब लिखेगा? फिर आगे स्लाइड चेंज हो गई। ए और बी फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं? सी। और एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे न्यूक्लियर फिजिक्स में बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्यू का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी, जो ये बताता है कि भैया रिएक्शन की क्वालिटी क्या है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे क्या कहा जाता है? क्यू वैल्यू। क्या कहा जाता है? क्यू वैल्यू। ठीक है साहब। अब सुनते जाइएगा, बहुत सारे पॉइंट हैं, रटेंगे तो परेशान होंगे। खुद एनालाइज करिए। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो पहला पॉइंट है एनर्जी आई कहां से होगी? आठवीं नवी में तो पढ़ते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो आई कहां से? तुरंत एक उत्तर आया, मास में कमी। और जो मास में कमी आई वही तो ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई। तो देखिए पहला पॉइंट, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और बोलिए मास में कमी आई होगी। और बताइए मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा किससे? मास ऑफ प्रोडक्ट से। जो कमी आई है डेल्टा एम, वही तो किसमें कन्वर्ट हुई होगी? एनर्जी में रिलीज हुई होगी। ये सब बातों को सोच सोच के लिखो, याद करोगे रटोगे तो परेशान होगे। सिस्टमेटिक। अच्छा एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी क्यू वैल्यू को पॉजिटिव माना जाता है। उसकी की वैल्यू को क्या माना जाता है? पॉजिटिव। आराम से लिखते जाओ। और बताओ स्टेबल कौन होगा, ए बी या सी? सी। क्योंकि कोई रिएक्शन अगर प्रकृति में अपने आप हो रही है तो इसी लालच में हो रही होगी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो बताइए प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। अब सबसे कातिल और सबसे बढ़िया पॉइंट है जो अब लिख रहा हूं,
बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। ये बात आप समझिए। आप लॉजिक से समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं सब तरीके से ये एक्सप्लेन करता हूं और यहीं से ढेरों न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। बिल्कुल रटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और लॉजिकली एक एक पॉइंट समझेंगे तो बातें क्लियर होती जाएंगी। ये आपने बढ़िया अंदाज में लिखा दिया, एक टिक मार्क लिखते हुए। पूरी पूरी लैंग्वेज लिखाते तो निबंध हो जाता। ये रिवीजन करने में बड़ा आसान लगता है कि आप फटाफट चेक पॉइंट बन गए। एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मास में क्या आई होगी, कमी आई होगी। अच्छा, और एक शब्द भाई, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्यों गुप्ता सर, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? अपने आप हो रही है, आपको अलग से करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब सर अंतिम पॉइंट बताइए सर। अब आप इसको दो तरीके समझ सकते हो। पहले देखो ग्राफ से, खुद देखो आराम से। प्रोडक्ट कौन था, चिल्लाओ, ए बी या सी? सी। खुद देख लीजिए, सी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। दूसरे तरीके से सोचो सर, मैं एनालिटिकल सोचना चाहता हूं, मतलब डिस्कशन करके। हाँ चलो डिस्कशन करो। सी क्या है, स्टेबल है। दुनिया में अगर वो स्टेबल है तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी, तो सी की तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी ही चाहिए। ग्राफ से देखो, मजे की बात है, फिशन में भी यही होता है। बच्चा सोचता है फिशन में उल्टा होता है, नहीं, फिशन में भी होता है। सोचो फिशन कौन करेगा, ये वाला कोई पी, तो टूटेगा क्यू और आर में। खुद बताओ, क्या क्यू और आर की बाइंडिंग एनर्जी पी से ज्यादा है? ये तय है। आप इसको स्वाभाविक लो। स्वाभाविक कैसा होता है, पेट भर, खाना खाया पेट भर गया। अब इसको आपको समझाना थोड़ा पड़ता है, स्वाभाविक है कि हाँ सर, सर 4-5 घंटे चले, खेले कूदे, थक गए, स्वाभाविक है। तो इतना ही स्वाभाविक आप फिजिक्स को लेके चलिए, तब मजा है। क्या सर, एनर्जी रिलीज हो रही है। सर एनर्जी कैसे रिलीज हो गई सर? एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर आया तुरंत दिमाग में दूसरे से बोला, यार मास में कमी आई होगी। अच्छा, मास में कमी आई होगी। आइंस्टीन बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ई बराबर एमसी स्क्वायर। जो मास में कमी आई वो किस में रिलीज हो गई, एनर्जी। यार एनर्जी रिलीज हो गई, थोड़ा केमिस्ट्री आ रही है पीछे से, याद आ रही है, केमिकल बॉन्डिंग। सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गई, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल गई, तो सिस्टम खुद स्टेबल हो गया। यार ये मजा आ गया, मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। अरे यार स्टेबल है, फिर वापस से गुप्ता सर याद आ गए, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी, इसका मतलब प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इस तरह से आपने 10 मिनट घर पे बोल बोलकर ऐसे क्वेश्चन कर लिए ना, आपको ये एकदम सिस्टमेटिक याद हो जाएगा भाई। आपको अलग से इसको रटने की जरूरत नहीं है। क्यू वैल्यू कैसे निकाली? क्यू वैल्यू कौन है इधर बताओ, एनर्जी। एनर्जी कैसे निकाली, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? और सुनिए, और बढ़िया बातें बताता हूं सर। ये एनर्जी रिलीज हो रही है सर, ठीक है गुप्ता सर, 100 जूल हुई। तो 100 जूल कैसे मिलते हैं? क्या मेरे फोन पे डाल दोगे आप? या मैं फोन पे यूज नहीं करता, मुझे नगद दे दोगे क्या? या चेक काट के दे दोगे 100 रुपए का क्या? या 100 रुपए का एक बोरा बना और मैं उस बोरे को उठा के घर ले गया, सर देखो 100 रुपए की एनर्जी। तो ये 100 रुपए कैसे मिलेंगे? विज्ञान है भाई, दिमाग बहुत सोचता है। आप उसने आपने बंद कर रखा है। सर मैंने 7वीं 8वीं 9वीं में कोशिश करी थी, डांट के बैठा बेटा यही होता है सर। फिर सर मैं फिर चुप हो गया सर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करता, छठी 7वीं वाला बच्चा तो बहुत पूछता है, पर सराउंडिंग, वातावरण, फिर इधर उधर तो चीजें उसको समझ रट के काम चल जाए। पर ये मानव स्वभाव है, आता है कि सर ये जो 100 जूल आ रहा है, 100 जूल का मुझे चेक मिल जाएगा, या मुझे कागज में लिखकर आप मेरी जेब में डाल दोगे 100 जूल है। 100 जूल कहां से आएगा, किस रूप में आएगा? तो उत्तर है 100 जूल प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के रूप में रिलीज होगा। मतलब जो सी बनेगा ना, वो रुका हुआ नहीं होगा, सी दौड़ता हुआ बनेगा। तो सी के पास जो एनर्जी है वो यही वाली तो एनर्जी है। क्या आप मेरी बिंदु समझ रहे हैं? मैं फिर बोलता हूं, रावत भाटा में ले चलता हूं। रावत भाटा में यूरेनियम के फिशन होने से जो एनर्जी बन रही है, जिससे हम बिजली पैदा करेंगे, तो एनर्जी किस रूप में आती है?
तो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो बेरियम बनेंगे, जो क्रिप्टॉन बनेंगे, तो बेरियम और क्रिप्टॉन रुका हुआ नहीं बनेगा, कैसा बनेगा? दौड़ता हुआ। मतलब किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये पॉइंट भी लिखें। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। बताइए। अच्छा, ये सारे पॉइंट फिशन में भी होंगे और बस ये फ्यूजन है, यही एक लाइन करके फिशन में क्या करोगे बताओ? एक बड़े को दौड़ोगे किसमें? दो में, Q प्लस आर। कौन सा पॉइंट बदलेगा बताओ? कौन सा पॉइंट बदलेगा? आंसर है कोई भी नहीं, सब यही रहेंगे। एनर्जी रिलीज, बच्चा ऐसा सोचता है यार फिशन फ्यूजन अलग प्रोसेस, तो उल्टा चलेगा। आज खत्म करिए इस बात को। फिशन और फ्यूजन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, दोनों में मास में कमी आती है, दोनों में जो मास में कमी आई है वही ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है। सारे पॉइंट सिमिलर हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस अंतर है केवल परिभाषा का। फिशन एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे में टूटना, फ्यूजन दो छोटे छोटे का मिलकर एक बड़ा बनाना, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। दिमाग से एकदम सेट कर लीजिए, सारे पॉइंट लिख लीजिए। 2 मिनट देता हूं, आप इनको याद करिए, फिर लगातार 4-5 सवाल करके आपको बताता हूं। आराम से तसल्ली से देखिए, याद करिए और बोलिए कि अच्छा घर जाके आज 1.5 घंटा मेरा कहना मानना, एनसीईआरटी को लेकर बैठना, क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व एग्जांपल, थ्योरी, ग्राफ, 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी। उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चन से, लैंग्वेज से अलग ही तरह का आनंद आएगा। अब 2-3 मैं आपको बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है आज, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप पजल हो, आपको मजा आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जाएंगे कॉन्फिडेंस आएगा। चल भाई, लिखना कुछ भी मत, सिर्फ केवल समझो। देखो, चलो अभी जितना दिख रहा है कोई टेंशन नहीं, मैं इसको आपको बोल के बताता हूं। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, बताइए ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? पूछा है एक्सो है या एंडो। आप सुन लीजिए, आप घर पे बैठ के करिएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूं, सुनते जाइए। अब सर एक्सो या एंडो कैसे पता चलेगा? रिएक्शन देखकर कोई नहीं बता सकता, ना आप ना मैं, कोई नहीं बता सकता ये एक्सो है या एंडो। तो आशीष सर फिर कैसे करूंगा? क्या करिए, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। आप क्या करो, रिएक्टेंट का मास निकालो, प्रोडक्ट का मास निकालो, और वहां से सोचो अगर मास में कमी आई है तो पक्का पक्का एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर मास बढ़ गया तो एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, काम खत्म। समझो, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि कोई रिएक्शन एक्सो या एंडो कैसे पता चलेगा। आप रिएक्टेंट का मास जोड़ो, बताओ रिएक्टेंट में कौन कौन है, चिल्लाओ, कौन है? 12 कार्बन 6, एक या दो? दो। 12 कार्बन का मास लिखा हुआ है 12, और 2 है तो 2 बार लिख दूं 12, तो बताओ कितना? 24। ये किसका आया? रिएक्टेंट का। बोलो हाँ है। प्रोडक्ट में बताओ कौन है? प्रोडक्ट में बताओ, नियोन और हीलियम। नियोन का मास दे रखा है 19.99243
9। हीलियम का सबसे ऊपर होता है, सारे सवालों के सबसे ऊपर दिया हो, मुझे देना किताब। हीलियम का सबसे ऊपर दिया हुआ है, ताकि वो क्या बार बार काम आता है, पेपर में दिया हुआ आएगा, आप चिंता मत कर। 002603 ऐड करो, 9 और 3 12, 4 6 और 4 10, 5 9 9। देखो आप आराम से फील करो, कोई जल्दबाजी मत मचाओ। रिएक्टेंट का 24, प्रोडक्ट का 23.99, मास में क्या आई है? अब एकदम से कैसे चालू कर दो, मास में कमी आई होगी तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी एक्सो। केवल जोड़ बाकी करनी है पूरे चैप्टर में, केवल जोड़ बाकी, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आता जाएगा, सवाल बनते जाएंगे। अब जैसे अगला देखो, अगला और बढ़िया सवाल है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भैया मुझे बताओ, क्या 56 फेरस को आप एल्यूमिनियम में तोड़ सकते हो क्या? 56 एल्यूमिनियम नहीं, 56 फेरस 26 को उसने तोड़ा कि यार क्या आप इसको ऐसा फिशन करवा सकते हो क्या? क्या ये अपने आप हो सकता है क्या? आपने कहा सर मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, इसका मास देखूंगा, इसका मास देखूंगा, फिर सोचूंगा। अगर मास में कमी आएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। सीख के जाओ, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे कि सर 56 फेरस 26 का मास सर दे रखा है, 56 फेरस 26 का मास दे रखा है कितना? 55.93494। एल्यूमिनियम का दे रखा है 27.98191, 27.98191। अब बताओ क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दूं? जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही बचपन वाला, दोनों को पास पास लिख दो, 27.98191। बोलो एक और एक, 9 9 18, 2 नहीं 3, 8 8 16, 19 15, 5। अब आप खुद देखो, मास बढ़ गया। मास कैसे बढ़ सकता है? इसका मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्सॉर्ब। और बोलिए, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। और बोलिए, ये एक्सो नहीं एंडो है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। ऐसे ही फिजिक्स तो ऐसी चलती है। आपने फिजिक्स, आप उसको रटने वाला स्वभाव क्यों बनाते हो? फिजिक्स तो ऐसी ही चलती है। अब दूसरा क्या सर आप क्यों ही कर रहे थे? 56 Fe 26 सबसे ऊपर बैठा था, राजा है सर वो, उसकी तो बाइंडिंग एनर्जी वैसी सबसे, वो हाथ ही नहीं लगाएगा, ना फिशन करेगा ना फ्यूजन करेगा। तो उसने यही सवाल बना दिया एनसीईआरटी ने, क्या ऐसा संभव है क्या? तो आप रट के क्यों जाओ, मैं तो वैल्यू से चेक कर लूंगा। 1 मिनट के अंदर जोड़ा घटाया जा सकता है, साफ दिख रहा है। 55.93 कम है, 55.96 ज्यादा है, मास बढ़ नहीं सकता। अगर मास बढ़ रहा है, व्हेन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। क्या कुछ कुछ फंडामेंटल बातें क्लियर हो रही हैं आपकी कि किस तरह से बातें चलती हैं? आगे बढ़ें क्या? इस तरह के खूब सवाल पेपर में आए हुए हैं और पूरे पूरे एनसीईआरटी में सिस्टमेटिक दिए हुए हैं। आप खुद करेंगे एक एक सवाल तो मजा आएगा। हर चीज दे रखी है, आपको पीछे पढ़ना है कि यार आज मैं 1.5 घंटा बैठकर एक एक सवाल को निपटाना है मुझे यार। इसकी थ्योरी पढ़नी है, अंदर के सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, ग्राफ करने हैं, सब पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सर 100% अपना टॉपिक तैयार हो। 1.5 घंटा घड़ी लगाकर बैठिए, तब कंटेंट तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखिए। अब आपने बोल तो दिया न्यूक्लियर फ्यूजन के दो छोटे छोटे नाभिक को जोड़ दो, पर भैया हेडिंग देखना जबरदस्त है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इतना आसान नहीं है।
आपने तो 1 मिनट में बोल दिया, ले भाई 2 छोटे छोटे को मिला और क्या बना दो, एक बड़ा बना दो। पर इतना आसान नहीं है। अब इसके बारे में 20 मिनट बोलना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। एक पेज एनसीईआरटी ने दिया है, आओ सीखते हैं, पेन पेंसिल छोड़िएगा। आपने बोला सर क्या था, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो, आराम से एक ड्यूटेरियम बन जाएगा, कुछ और भी साथ साथ प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे। पर भाई इतना आसान थोड़ी ना है कि 2 हाइड्रोजन लिए, रबड़ खोली और चिपका दिए, लो सर फ्यूज हो गए, या सेफ्टी पिन लगा दी, लो सर सेफ्टी पिन लगा दी। पर इतना जोड़ना इतना सरल सर क्यों नहीं है सरल, वो बताइए। अब सुनिएगा, अब मजाक होगी, अब सुनिए। जब आप एक हाइड्रोजन को या एक ड्यूटेरियम को दूसरे ड्यूटेरियम के पास लाओगे तो ये रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा बताइए? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में बैठा है पॉजिटिव चार्ज। दीवार एक ड्यूटेरियम है, मैं भी एक ड्यूटेरियम हूं। मैं जैसी दीवार की तरफ जाऊंगा मुझे रिपल्शन महसूस होगा। क्यों रिपल्शन महसूस होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, रिपेल, कूलम्बिक फोर्स। तो सर फिर क्या करा जाए? तो फिर तो कभी संभव नहीं है। एक तरीका है, पहले मुझे उस रिपल्शन को नाप लेना चाहिए। अगर वो रिपल्शन 100 जूल की एनर्जी दे रहा है तो पता है मैं क्या करूंगा? अभी मैं भागा और रिपल्शन हुआ, फिर मैं भागा फिर रिपेल हुआ। पर अगर मैं इतना तेज भाग जाऊं कि मैं उसके रिपल्शन को ही क्या कर दूं, ओवरकम। आप बात को समझिए। अभी मैं जैसे फरवरी का वैसे भी महीना चल रहा है, जैसे ही जैसे ही जैसे ही अगर अगर ड्यूटेरियम जो जो अकेले हैं वो ज्यादा बजा रहे हैं। चलिए वापस वापस। जैसे ही एक ड्यूटेरियम दूसरे ड्यूटेरियम के पास जाएगा तो रिपल्शन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर इस रिपल्शन को ओवरकम करना है, मजाक हो गया, पढ़ाई पर आइएगा, ओवरकम करना है तो आपको ड्यूटेरियम की काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा। मुझे 2 ड्यूटेरियम को क्या करना था, फ्यूज, ये पास पास चिपका दिया। सोचिए, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो दूरी बताइए इन दोनों के बीच में, क्या 2r होगी? आराम से रिलैक्स होकर समझिए, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है और बहुत बातें आपको बता देगा। ये है एक ड्यूटेरियम, एक है ड्यूटेरियम, और आपको ना एक फील आएगी कि यार वास्तव में क्या पंगे हो रहे हैं। चलिए, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। आपको याद है कोलंबिक फोर्स के कारण, कोलंबिक फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, पता हो तो U बराबर K Q1 Q2 बटे R। बोले तो दोनों के चार्ज के बीच की सेपरेशन। चिल्लाइएगा अच्छे से। K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 ड्यूटेरियम पे चार्ज, याद है प्रोटॉन के बराबर ही होता है। बोलो कितना, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस, दूसरा ड्यूटेरियम 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 बटे सेपरेशन 2r। माना ड्यूटेरियम की जो रेडियस है वो है 2 फर्मी। कितनी है? 2 फर्मी। फर्मी को हटाऊंगा तो 10 की पावर माइनस 50। तो मैं r की जगह मैंने कितना रख दिया, 2 फर्मी। ये 2r समझ में आया, 2r सेपरेशन। ये आ रहा है किसमें, जूल में। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो सॉल्व करूंगा तो 1.6 से डिवाइड करके आंसर आया मान लो 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक तरह की क्या है, रुकावट है, और इस रुकावट को कहा जाता है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। शब्द थोड़े से उर्दू के हैं, पर 5-7 बार सुनोगे तो चीज समझ में आएगी और फिर मैं चीजों को लिंक करूंगा। अब यहां तक की कहानी फिर सुनाता हूं और फिर आप वापस को लिखिएगा। हम बात क्या कर रहे हैं, ब्लैंक स्लाइड करता हूं, पूरा दिमाग पे जोर डालिए, इधर उधर की गतिविधियों पे हटाइए दिमाग।
सब चीजें चलती रहेंगी, आराम से आप पढ़ाई पे फोकस करिए, मेहनत ही जिताएगी और कोई तोड़ नहीं है मेहनत का। वापस देखिए, हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन, तो फ्यूजन आते ही दिमाग में पहला स्टेप, फ्यूजन मतलब जोड़ना, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई का जोड़ना। फिर मन में आया क्यों जुड़ रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ सके। पहली बात, जुड़ना इतना आसान नहीं है। सर क्या दिक्कत है आशीष सर, जुड़ने में बताओ ना सर। जब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो दोनों के न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपेल। तो सर थोड़ा दूर रख ही लो ना, दूर रख नहीं सकते क्योंकि आपको एक नया न्यूक्लियस बनाना है, तो आपको इनको तो चिपकाना ही पड़ेगा। तो सर चिपकाने में दिक्कत क्या है, जैसे ही मैं उसकी तरफ जा रहा हूं वो मुझे क्या कर रहा है, रिपेल, मैं पीछे जा रहा हूं। फिर मैं गया, फिर मुझे रिपल्शन हुआ, फिर मैं थोड़ा तेज चलूं, फिर रिपल्शन हुआ। अब मुझे क्या करना है, इतना तेज दौड़ना है कि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बैरियर को क्या कर दूं, ओवरकम कर दूं। मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इतना तेज दौड़ूं कि जो मुझे रिपल्शन मिल रहा है, कैसी की तैसी कराई तेरे रिपल्शन की, और मैं उस रिपल्शन को तोड़ता हुआ उससे जाके फ्यूज हो जाऊं। अब मुद्दा है, इतनी गतिज ऊर्जा लाओगे कहां से, तो थर्मोडायनेमिक्स का तड़का लगाओ, क्या बढ़ा दो, टेम्परेचर। याद है थर्मोडायनेमिक्स, 3/2 kT, 3/2 kT। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जो टेम्परेचर आता है वो आता है 10⁹, 10,000 1,00,000 नहीं, 10⁹ करोड़ों खरबों केल्विन, जो कि पृथ्वी पर संभव। सारे विश्व की अलग अलग देश, बड़ी बड़ी कंट्री लगी हुई है, कुछ हम ऐसा कर दें कि फ्यूजन हो जाए। क्योंकि अगर फ्यूजन अगर हो गया तो फ्यूजन से जबरदस्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज। हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इस पूरी धुरी का आधार क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। अगर पावर नहीं होगी, आप व्यापार कैसे करोगे, आप डेवलप कैसे करोगे, आप कंट्री आगे कैसे बढ़ाओगे। सारा है क्या चीज, पावर, पावर कंजम्पशन, पावर प्रोडक्शन। और इस पावर के लिए लोग लगे पड़े हैं कि फ्यूजन हो जाए, पर अभी फ्यूजन संभव क्यों नहीं है, क्या कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्यूजन होने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की। अब उल्टा सोचो, क्यों सा ज्यादा तापमान क्यों चाहिए, अब उल्टा बनाना, ज्यादा तापमान होगा तो ड्यूटेरियम की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और अगर वो बहुत तेज चलता हुआ आएगा तो दूसरे ड्यूटेरियम के रिपल्शन को भी ओवरकम करके उससे चिपक जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्यूज। क्या बातें समझ में आ रही हैं। परंतु पृथ्वी पर तो ये संभव नहीं है, पर ये खेला सन में हो रहा है, ये खेला सन में हो रहा है, क्योंकि सन का तापमान इतना जबरदस्त है, पर वहां भी 10⁹ नहीं है, वहां 10⁻7 है, तो अभी काम हो रहा है। कारण क्या है, वहां का प्रेशर अलग है। वहां पर, यहां पे हमने ड्यूटेरियम को रुका हुआ माना, वहां ड्यूटेरियम रुका हुआ, वहां उनके पास ऑलरेडी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो वहां का जो पोटेंशियल बैरियर है, जो रुकावट है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। वहां पर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा क्या चाहिए, कम चाहिए, और सन में ये काम आराम से हो रहा है। तो बताइए, सन की एनर्जी का सोर्स, 2017 का सवाल है, सन की एनर्जी का सोर्स आप, मैं या फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। क्या पृथ्वी पर फ्यूजन संभव है, कारण बताइए, क्योंकि हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ताकि ड्यूटेरियम उस पोटेंशियल बैरियर की हाइट को तोड़ सके। अब देखो, सब चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको आनंद आएगा कि सर इतना एक एक शब्द कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं भाई, सब दिया हुआ है। ये देखिए, यही प्रश्न है पूरा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू न्यूट्रॉन। अब आपने सुना ही नहीं, आप पिछले साल के नोट्स देखो, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है पोटेंशियल बैरियर क्या है, पर आपने पढ़ लिया, इसने लिखा है, देखो हिंट में, पेपर में नहीं आएगा। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कोलंबिक रिपल्शन बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स व्हेन दे जस्ट
टच ईच अदर। हमने देखो वही किया था, ये देखिए दो ड्यूटेरियम को क्या किया, टच करवाया, कोलंबिक रिपल्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई उसी को क्या बोला, पोटेंशियल बैरियर। क्या कुछ 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 बातें समझ में आ रही हैं? भयंकर थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, दो दो पेज एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसके बारे में, इसको पढ़ेंगे तब मन खुश होगा। नोट करिए, वापिस एक बार समझाता हूं। लिख लीजिए, एक बार और क्लियर करिए, इतना बढ़िया कर लीजिए कि घर पर दिक्कत नहीं आए यार। 1.5 घंटा बैठे और पूरा एकदम चैप्टर शानदार तैयार हो। देखो पढ़ना जरूरी है और उसके बाद समेटना, समेटने का मतलब होता है रिवीजन। आपने ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, करंट, कैपेसिटर, भाई सबकी एनसीईआरटी करी है, पर अब सबको समेटना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे किया जाए, बहुत सिस्टमेटिक। अभी फ्राइडे को क्लास ले रहा हूं रात को, अगर सब शेड्यूल सही रहा, अगर शाम को रहेगा मेरा क्लास, तो रात को 9 बजे ऑनलाइन क्लास लूंगा। उसमें एक चैप्टर कोई 11, 12 या 13 कोई भी एक आपको 2 घंटे में पूरा सिस्टमेटिक करके दिखाऊंगा रिवाइज, क्योंकि अभी आपको तैयार है पूरा 11, 12, 13, उसके सारे ग्राफ, उसके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के, एक एक फॉर्मूला, कि देख यार 1.5 घंटे में तू बैठेगा तेरा पूरा चैप्टर तैयार। और 10 से 15 कराऊंगा सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स, किताब के नहीं, कॉपी के नहीं, मॉड्यूल ईएलपी के नहीं, लेटेस्ट 10, 12, 15 कुछ नए सवाल, जिससे आपको नए सवाल का भी हैंडल करने का तरीका आ जाए। क्योंकि अब ये भी है सर, अब जैसे जैसे मार्च आएगा, फिर मुझे ना सर मार्च अप्रैल में रिवीजन करना है, तो मुझे क्या 3-4 चैप्टर आप एक आइडिया दो, कि एक आइडिया मिल जाता है, वो आइडिया केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है, वही बॉटनी में भी एप्लीकेबल है, कि समेटा कैसा जाए। पूरा चैप्टर सर करा हुआ है, अब वापस कैसे उसको बढ़िया कर लूं। करेंगे, मेहनत खूब है भाई, समय, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, पर रफ कॉपी लेकर पढ़िए। हम ये कहते हैं किताब लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सवाल बनाइए, क्लास नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, 5 बार फॉर्मूला लिखिए, सवाल बनाइए, धीरे धीरे अपने आप चीजें बढ़िया होंगी। क्या पन्ना पलटूं क्या? लिखते लिखते बोलो, क्यों ड्यूटेरियम का फ्यूजन आसान नहीं है? क्योंकि दोनों आपस में प्लस प्लस को क्या करेंगे, रिपेल, और वो जो रिपल्शन है उसकी पोटेंशियल रुकावट बताइए कितनी है, 300। अगर इसको ओवरकम करना है तो क्या करो, एनर्जी बढ़ा दो, तेज दौड़ता वो लाओ, और तेज दौड़ने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर। पर वो टेम्परेचर इतना ज्यादा आया कि जो कि पृथ्वी पर फिजिबल, इसलिए अभी तक पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ। कोशिशें जारी हैं कि एक ऐसा प्लाज्मा बना दिया जाए, एक ऐसा मिक्सचर बना दिया जाए जो इससे टेम्परेचर को क्या कर सके, सहन कर सके, पर अभी तक ऐसा कोशिश में सफल नहीं हुए। क्या पन्ना पलटूं? न्यूक्लियर फोर्स में कैसे चला जाएगा? ओवरकम करके फिर तो एक हीलियम बन गया, वो हीलियम का न्यूक्लियस ही तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही तो बनेगा वो, बस फिर तो वो एक बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगला लिखिए, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है? इतने लार्ज टेम्परेचर की वजह से ही पृथ्वी पर यह संभव नहीं है। कुछ रिएक्शन भी दे रखी है, आपको याद नहीं करनी है, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले फ्यूजन में होता क्या है। पर भाई एक बार रिएक्शंस को देखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, और आइडिया लो ये रिएक्शन क्या बता रहा है। एक एक वैल्यू मत रटिएगा, कुछ जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछता। जो याद करने का होगा मैं आपको अपने आप अभी लिखा दूंगा। एक बार कॉपी में लिख लीजिए, ताकि इससे क्या अपन को कंक्लूजन लेना है वो कंक्लूजन समझ में आ जाएगा अपन को।
अब रिएक्शन नहीं याद करनी है तो सर मैं इससे क्या अंडरस्टैंड करूं, आप वो बताओ। सर अब आप देखो, दो हाइड्रोजन जुड़े ड्यूटेरियम बना, दो ड्यूटेरियम जुड़े हीलियम बना, दो ड्यूटेरियम जुड़े ट्रिटियम बना। सिर्फ आप इसे निष्कर्ष निकाल लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई का जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाना। ये सर ये क्या लिखे गए हैं, ये सब क्या है, एनर्जी रिलीज। बार बार लिखिए, फिर बोल दीजिए, क्या फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब? फिर बोलिए एनर्जी रिलीज। फिर बोलिए एक्सो या एंडो? एक्सो। क्यू वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। मास में कमी या बढ़ोतरी? मास में कमी। कोई दिक्कत नहीं है बार बार उसको एकदम सिस्टमेटिक याद करके लिखने में, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो तब आनंद है। हाँ जी, किसमें? ऐसा मत बोलो, दोनों में बोलो, फिशन में भी और फ्यूजन में भी। हाँ, नहीं एनर्जी दी कहां जा रही है, हम तो तापमान बढ़ा रहे हैं वातावरण का। वातावरण का क्या बढ़ा रहे हैं? तापमान, ताकि उसकी क्या बढ़ जाए, एनर्जी। तो हम तापमान बढ़ा रहे हैं, हम तो उसकी क्या बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई न्यूट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी से चलता हुआ पृथ्वी में आ जाए तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, फ्यूज। अपन रिवर्स कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि इतनी काइनेटिक एनर्जी के लिए उस वातावरण का तापमान कितना होना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। टेम्परेचर से क्या नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, जैसे अभी इसका पृथ्वी का अभी तापमान इस कमरे का 27 डिग्री है, अपने आप ही तो है, आपने क्या किया है, कोई एनर्जी दी क्या? तो वो यही तो कह रहा है कि ऐसा वातावरण बनाना जिसमें 10 की घात 9 केल्विन हो जाए वो संभव नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं उल्टा। तो अपन टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, अपन तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर इतना तापमान हो जाए तो उस तापमान पे जो न्यूट्रॉन होगा वो इतना तेज गति से चलेगा, और जब वो इतना तेज गति से चलेगा तो दो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें क्या? आइए लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है वो देखिए, कोई एक बड़े न्यूक्लियाई का टूटना। अच्छा, अपने आप टूटता है या कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ती है? बोले तो स्पॉन्टेनियस। हमारा जो फिशन होता है, जो रावत भाटा में न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है, उसकी अगर सटीक रिएक्शन ये पूछी जाती है, 235 यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन का अटैक कराते हैं तो बनता है बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन प्लस ढेर सारी एनर्जी। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, अभी लेटेस्ट 2022 में 20 में पूछी गई है। बेरियम क्रिप्टॉन, ये 56, ये 36। फिर बताइए, 2 मिनट लिख के बताइए, इस एनर्जी का सोर्स क्या है? मत मत बात कर, अभी खड़ा होना पड़ेगा, फिर फायदा क्या? जितनी बात नहीं करी उतनी बार तो सॉरी बोलना पड़ेगा, फिर क्या फायदा? तो इस एनर्जी रिलीज का सोर्स क्या है ये बताइए। इस एनर्जी रिलीज का सोर्स मास में कमी। यही बात समझिए, ये पूरे चैप्टर में यही लॉजिक है। सर मास गायब होगा और वो मास एनर्जी में प्रकट होगा। यूरेनियम के एक एटम के फिशन से लगभग लगभग कितनी ऊर्जा पैदा हो रही है बताइए? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। पहले तो पूरा सिलेबस में था, जिनके पास पुराने पढ़े हुए हैं उनको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाते थे, कंट्रोल रॉड्स, कैडमियम, मॉडरेटर,
पुरानी किताब में सब दे रखा है, अब नहीं है। तो बस इस रिएक्शन से संबंधित 5-10 मिनट और बातें करें, फिर न्यूमेरिकल पर आएंगे। अब पता है ये दो तरह की होती हैं, सारा खेल है इन 3 न्यूट्रॉन पर। ये 3 न्यूट्रॉन हिरोशिमा नागासाकी भी बना सकते हैं, और यही 3 न्यूट्रॉन अगर तरीके से कर लिया जाए तो रावत भाटा में बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो ये सारा खेल है इन न्यूट्रॉन्स का। क्यों सर, ये क्या कैसे खेल बिगाड़ रहे हैं, जरा सोचना कैसे बिगाड़ रहे हैं खेल। मैं आपको एक चित्र से समझाता हूं, उससे बढ़िया फील आएगी। ना बनाना है, पर देखा हुआ रहता है तो लंबे समय तक वो याद रहता है। ना अपने दिया हुआ है बुक में, ना अपन को बनाना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा फील करते ना तो बढ़िया लगता है। जैसे ये देखिए चित्र क्या कहना चाहता है। ये देखिए बनाना नहीं है, सिर्फ समझिए। ये आया न्यूट्रॉन, अटैक किया किस पे, यूरेनियम पर। क्या बने, बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ ही कितने न्यूट्रॉन बने, 3। ये 3 वापस उस भट्टी में रखे यूरेनियम पे क्या करेंगे, अटैक। फिर हर अटैक में कितने न्यूट्रॉन, ये तीन कितने हो गए, 27 नहीं 9। ये 9 वापस अटैक करेंगे, अब बनेंगे 27। ऐसे रिएक्शन आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। अगर ये अनकंट्रोल हो गई तो हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहां पर यही हुआ था, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ये देखिए, यही अपने अभी लिखी थी अपन ने, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन। ये देखिए इसने लिखा हुआ है। अब सर रावत भाटा में क्या होता है, रावत भाटा में हम क्या करते हैं, इन 3 में से भाई इन दो को गायब कर देते हैं। कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं कैडमियम की। कैडमियम क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये 2 न्यूट्रॉन पिक्चर में से गायब, एक बचा। ये पूरी जब ये गायब हो गए तो ये सब बंद हो गए। फिर कितने बचे, 3 में से फिर 2 को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब। एक 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 रिएक्शन एकदम कंट्रोल्ड वे में चलेगी, ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊर्जा से बिजली बनाएंगे जो कि रावत भाटा में बन रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसने कितना बढ़िया चित्र बना के दिखाया है, वो देखिए आप, कितना बढ़िया चित्र बनाया है। If the chain reaction is not controlled, huge amount of energy is released, massive explosion, Hiroshima, Nagasaki, uncontrolled chain reaction। देख लीजिए नीचे देखिए, if the chain reaction is controlled, energy is released, peaceful purpose, रावत भाटा कोटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये देखिए नीचे रावत भाटा का डायग्राम बनाया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपने क्या एक डायग्राम देखा ना मुझे लिखना है, ना मुझे इस पे कोई सवाल है। पहले सारे प्रश्न थे, अब एक बार दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा फिशन में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी तो एटम बम बनेगा, कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो सारा खेला कौन करेगा बताइए, ये 3 न्यूट्रॉन। क्या कुछ आइडिया हो रहा है। फिर आपको याद होना चाहिए, एक एटम के फिशन से लगभग कितनी ऊर्जा रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा और बताइए, मास में कमी आई होगी या बढ़ा होगा, सर कैसे, मास में कमी क्या होता है सर, ये बताओ। इसका मास जोड़ूंगा और इन तीनों का मास जोड़ूंगा तो प्रोडक्ट का मास कम आया, और ये जो मास में गायब हुआ वही तो किसमें प्रकट हुआ, ऊर्जा। फिर वापस वही सवाल, एनसीईआरटी में दिया हुआ, आज पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे मिलते हैं, क्या सीधा आपके फोन पे हो जाएंगे, सर मैं फोन पे नहीं सर गूगल पे करना सर, है ना, ऐसा तो अभी हो ही नहीं रहा कि फोन पे करें या गूगल पे। सर चेक दे दो सर डिमांड ड्राफ्ट दे दो ना, भाई ऐसा नहीं होता। तो क्या बोरा बन जाता है क्या, सर बोरा उठा के ले जाऊंगा घर पे, नहीं। क्या होता है बताओ, ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बोलिए कौन कौन है, बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन। तो ये रुके नहीं, चलते हुए मिलते हैं। अब पता है क्या करते हैं,
इन बेरियम क्रिप्टॉन को चलते हुए को किसी मैटर से टक्कर करवाते हैं। मैटर से टक्कर करने पता है क्या होता है, ये अपनी ऊर्जा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। पानी को गर्म कर दिया, अब पानी गर्म हो गया तो पानी के गर्म होने से क्या बनी, भाप। उस भाप से क्या घूमेगा, टरबाइन। अल्टीमेटली टरबाइन घुमाना है लाला। जैसे बांध बना के पानी रोका, जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा टरबाइन को घुमाना है। पवन चक्की, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, विंड चलेगी, पवन चक्की घूमेगी, टरबाइन घूमेगा। कोटा थर्मल, सर कोटा थर्मल देखा है सर, हॉस्टल से सब बड़ी बड़ी चिमनियां दिखती हैं सर, वो 3 धुआं निकलती। सर उस पर थोड़ी बात करो ना सर, हम कोटा से जाने का समय आ रहा है, उसको पता ही नहीं क्या होता है सर कोटा थर्मल। तो कोटा थर्मल में क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलने से भाप बनती है और उस भाप से टरबाइन घुमाते हैं। स्टीम इंजन भूल गए, आजकल इलेक्ट्रिसिटी के डिब्बे हैं, पहले ट्रेन का इंजन स्टीम से, कोयले को जलाया जाता था, कोयले के जलने से भाप, भाप में जबरदस्त एनर्जी होती है भाई। भाप कभी आप घर पे जब पानी को गर्म करते हो उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, जब पानी गर्म हो जाएगा ऐसे तसले ऐसे हिलने लग जाती है प्लेट, ऐसे देख लेना आप। भाप 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 में क्या होती, जबरदस्त एनर्जी है भाई। तो कोटा थर्मल में भी कोयले को जलाया जाता है। सर कोयले को जलाने से ऊर्जा कैसे आएगी सर, बात वही, आइंस्टीन पीछे मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, मास गायब हो रहा है, एनर्जी में प्रकट हो रहा है। पर अगला वाक्य सुनिए और जबरदस्त है, 1 किलो अगर कोयला बर्न करोगे तो ऊर्जा पैदा हुई लगभग 10 की घात 7 जूल, परंतु 1 किलोग्राम यूरेनियम का फिशन करवा दिया तो ऊर्जा पैदा हुई 10 की घात 14 या 15 जूल। आप देखिए मिलियंस टाइम ज्यादा है। बात समझ रहे हो, मैटर उतना ही है, 1 किलोग्राम कोयला और 1 किलोग्राम कोयला जलाओगे तो ऊर्जा पैदा हो रही है 10 की घात 7, जबकि 1 किलोग्राम यूरेनियम का फिशन करवाओगे तो ऊर्जा है 10 की घात। कोई डेटा याद नहीं करना है, पर आप विज्ञान पढ़ रहे हो, आप इस बात को समझो। जब तक आपको बेसिक बातें नहीं पता चलेंगी आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, चीजों को आप एनालाइज नहीं कर। जैसे मैं बोलूं यार भाई देख नाखून पे हाथी आया हुआ है, तो आपको कि सर हाथी, सर नशा करके आए हो क्या सर, नाखून पे हाथी कैसे आ सकता है, कारण क्या, आपने तुरंत ऐसा क्यों बोला। आपने हाथी की पिक्चर देखी हुई है, हाथी वास्तविक में देखा हुआ है, आपको उसका साइज उसका आकार पता है, ये होता है इमेजिनेशन। तो आपको जैसे मैंने बोला भाई देखा सर, तो आपको ये डेटा से आपको चीजें समझ में आती हैं कि कोयला और यूरेनियम के फिशन में रात दिन का अंतर है। दोनों के पीछे आइंस्टीन का ही कॉन्सेप्ट है, E बराबर mc स्क्वायर, पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन पैदा कर रहा है, फिशन, फिशन। और अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तबाही मचा देगा, हिरोशिमा नागासाकी। और अगला सुन लोगे तो आनंद आ जाएगा कि बेरियम क्रिप्टॉन, जिस दिन बम का फटना हुआ उस दिन इतनी तबाही नहीं हुई, उसके अगले 50 साल में ज्यादा तबाही थी। कारण पता है क्या है, ये जो बेरियम क्रिप्टॉन बने ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी लगातार क्या करते हैं, डिके, अल्फा बीटा गामा डिके हो रहा है। तो सर अपने क्या दिक्कत है, भाई दिक्कत है, ये एटमॉस्फेयर में आ गए, बेरियम क्रिप्टॉन पानी में घुल गए, गाय उस पानी को पी रही है, उसी पानी से सिंचाई हो रही है, खेती में भी वही पानी जा रहा है, उससे जो अनाज आ रहा है, गाय से जो दूध हम पी रहे हैं वो हमारी बॉडी में अनाज जा रहा है, वो बेरियम क्रिप्टॉन किसी ना किसी रूप में शरीर में चले गए। और जब बेरियम क्रिप्टॉन शरीर में चले गए तो बेरियम क्रिप्टॉन अल्फा बीटा गामा डिके कर रहे हैं, डिके करने से हमारा जो डीएनए है उसका ही उसने क्या कर दिया, पूरा पूरा खांचा बदल दिया। लोग अपंग पैदा होने लग गए, गूगल पे चेक करिएगा, अपंगता हो गई। कारण क्या हुआ, वो म्यूटेशन बोलते हैं, डीएनए ने भाई अपनी संरचना ही बदल ली। इतना खतरनाक है ये, क्यों डरते हैं कि न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर अटैक का डरावनापन ये है कि उस समय तो जो तबाही है वो तो है ही, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंस बहुत गंदे हैं कि जो बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा,
जब वो हवा में घुलेगा, हवा में जाएगा, पानी में जाएगा, पानी से सिंचाई होगी, पानी वो हम पिएंगे, बेरियम क्रिप्टॉन हमारे जाएगा, अंदर वो डिके करेगा, डिके करके हमारे डीएनए की संरचना को बदल देगा, म्यूटेशन कर देगा, अपंगता आएगी, कुछ अलग हाथ पैर आ रहे हैं, किसी का हाथ नहीं आ रहा, किसी के इस तरह से। हाँ, वास्तव में तो इसलिए न्यूक्लियर अटैक से लोग डरे हुए हैं, विश्व डरे हुए हैं, कंट्री डरी हुई नहीं, भैया न्यूक्लियर अटैक होना नहीं चाहिए। तो इस बात को समझिए। 1 किलोग्राम कोयला, ये डेटा भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1 किलोग्राम कोयले के जलाने पे 10 की घात 7, जबकि 1 किलोग्राम यूरेनियम के फिशन से 10 की घात 15। क्या आपको आइडिया समझ में आ रहा है? और सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, E बराबर mc स्क्वायर। बात खत्म। बोलिए हाँ है क्या? आगे बढ़े। जैसे सब कुछ सवाल कराओ, ये तो खूब थ्योरेटिकल बातें आपने सिखा दी, मजा भी आ गया। अब कुछ सवाल कराओ, जैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसा यूरेनियम का होता है वैसा ही सेम आइडेंटिकल मान लो प्लूटोनियम का भी हो रहा है। किसका हो रहा है? प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का नंबर होता है 239। प्लूटोनियम देख लेता हूं, दे रखा होता है 23994। ये प्लूटोनियम है, सही बात है। और इसके एक एटम के फिशन से, एक एटम के फिशन से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है साहब, दे रखा है डेटा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया मैं 1 किलोग्राम प्लूटोनियम खरीद के ले आऊं, अब बताओ कुल कितनी एनर्जी रिलीज होगी? और इससे अगर 100 वॉट का बल्ब जलाना चाहूं तो बताओ वो बल्ब कितने सालों तक, कितने समय तक उस बल्ब को मैं लाइट अप कर सकता हूं? दोनों एनसीईआरटी के बढ़िया सवाल हैं, परीक्षा में आए हुए हैं, पर कहीं भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तरीका सीखिएगा, आसान चैप्टर है। चलिए, सवाल समझ में आया सभी को? चलो अब अप्रोच समझो, अप्रोच की चर्चा करो, सॉल्यूशन मत छापो। अपना जन्म नोट्स बनाने के लिए नहीं हुआ है भाई। आप मुझे बताओ क्या अप्रोच होगी? सर पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाकर 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ एटम निकालता हूं। टीएनएम सर को याद करते हैं और पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। सर उससे क्या फायदा होगा? अगर नंबर ऑफ एटम आ गए तो आप राजा हो। कैसे राजा हो बताओ? एक एटम कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है? 180। 10,000 कितना पैदा करेंगे? 10,000 से गुणा कर दोगे। 5 लाख एटम कितने पैदा करेंगे? 5 लाख से गुणा कर दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कहीं फिजिक्स नहीं है, पर बच्चा सवाल छोड़ के आता है, कारण फिजिक्स और मोल कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, बच्चा परेशान होता है। तो पहले आप दिमाग में तरीका बैठाओ, अप्रोच बैठाओ कि सर करना, कहना क्या चाहते हो, मैं क्या कह रहा हूं वो समझ। पहले तू मोल कॉन्सेप्ट लगा, ओके गुरुजी। 1 kg में क्या निकाल? नंबर ऑफ एटम। उसके बाद क्या करूं? अब तुझे पता है एक एटम कितनी ऊर्जा देता है? 180। 12,000 कितनी देंगे? 12,000 इंटू 180। नहीं आ पा रहा भाइयों? तो लिखो स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कल यही सॉल्यूशन लिख रहा था, उसके बाद ही चैनल उड़ गया। सबसे पहले कल रात को 3 घंटे यही एक सवाल के सॉल्यूशन लिख रहा था कि सबसे पहले 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो। नहीं, वास्तव में कल लिख रहा था, किसी ने देखा हो तो ये सॉल्यूशन लिख रहा है। हाँ हाँ, सबसे पहले 1 किलोग्राम नंबर ऑफ एटम्स निकालो। बताओ कैसे निकालोगे? TNM सर को याद करो, फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ मोल्स, मास बटे मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स बटे Na। मास बताओ, 1 किलोग्राम है तो क्या 1000 ग्राम बोल दूं? मोलर मास कोई बताएगा? 239 PU 94 कितना होगा बताओ इसका मास? 239। नंबर ऑफ एटम पता नहीं, Na पता है 6.023 इंटू 10 की पावर, तो क्या इससे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे? अभी तक फिजिक्स नहीं लगी है भाई, अभी तक तो मोल कॉन्सेप्ट लगाकर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले। तसल्ली से करिए, बढ़िया सीख के जाइए, आज मन में सोच के जाइए 1.5 घंटा एनसीईआरटी पढ़ूंगा। अगर इतना सिस्टमेटिक अपन सारा कंटेंट पढ़ रहे हैं तो अपन भी उतनी मेहनत करें, और एक सॉल्व अनसॉल्व आना चाहिए। और एक आज ईएलपी का होमवर्क दूंगा, वो ईएलपी करिए न्यूक्लियर फिजिक्स की। ढाई 250 प्रश्न जेई मेन वाले करने अनिवार्य हैं, ये दिमाग में बैठा लेना। अभी नहीं करने, मार्च में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं सारे टाइप कर दूंगा, चैप्टर वाइज उनको अलग अलग कर दूंगा, सबके सॉल्यूशन लिख देंगे, फिर कर लेना चैप्टर वाइज। ये नंबर ऑफ एटम आए क्या? ये उत्तर है क्या? क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 2, एक एटम के फिशन होने से कितनी ऊर्जा पैदा हो रही है? 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम के फिशन होने से इतनी ऊर्जा। हमारे पास कितने एटम थे बताओ? 1000 बटे 239 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर, इनका फिशन होगा तो कितनी एनर्जी पैदा होगी? 1000 बटे 239 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 180, और यूनिट किस में चलेगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आंसर देखिए, कहीं कुछ लगाना ही नहीं है, यूं ही अपन परेशान होते हैं। पर एक बार अपन ने हिम्मत करके सारे सवाल लगा लिए ना, तो उसका अलग आनंद है। अगर ऑप्शन जूल में है, अगर ऑप्शन जूल में है तो बताओ, मेगा को हटाओगे तो 10 की पावर 6, और ईवी को हटाओगे माइनस। फिर मन में आता है क्या गुरुजी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऐसा कोई कठिन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से सब किया जा सकता है। यार इसको 239 नहीं 240 मानो, एक बार में सेट। 6 का पहाड़ा, ऊपर 6 × 18, नीचे 6 चौक 24, 4 का पहाड़ा 16, पूरा सॉल्व किया सकता है। आप अगर डरोगे तो नहीं कर पाओगे, ठानोगे कि नहीं सर करना ही है सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर मेरे पास, मरता क्या ना करता, अगर ऐसी अप्रोच आ जाएगी तो सॉल्व होगा। नहीं तो आओ बायो पढ़े, आओ बायो पढ़े। तुम हर बार बायो पे भाग जाते हो, सर नहीं सर नहीं बन रहा सर। और तू सोचेगा यार एक अप्रोक्सीमेशन करना है, 239 का क्या ले ले 200, एक बार में सॉल्व होगा बेटा, एक बार में। और 6.023, यार डेसिमल के बाद दूसरे में अंतर आ रहा है, 6 मान लेना इसको, 6, अपना काम हो गया, पूरा सॉल्व होता है।
बताइए क्या ये ऊर्जा आ गई क्या? ये आंसर आ गया। धावा समझते हैं? धावा तुम्हें पता है धावा क्या होता है? अटैक। हाँ, वेरी गुड, सही है। चलो, यहाँ फिजिक्स चल रही है, बच्चे आवाज निकालने में व्यस्त हैं कि सर इसमें मजा आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। और ये वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अरे यार परीक्षा में सवाल अपन देखें कोई और आवाज ऐसे निकाले तो क्या होगा, है? समझ ही नहीं पाते। चलो, ये क्या आ गई आपकी कुल एनर्जी। अब दूसरा सवाल क्या है, इस ऊर्जा से बल्ब कितने समय तक जलेगा? अब आप परेशान हो रहे हो, यार ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया, क्यों दिक्कत है? पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। बता, क्या पावर दे रखी है 100, एनर्जी पता है कहां से आई, बता? ऊपर अभी निकाली एनर्जी बटे टाइम। बताओ क्या निकल के आ जाएगा? बताइए क्या बात क्लियर हुई? बढ़ू आगे? आज एक एक अंदर का पॉइंट, अंदर के हेडिंग, ग्राफ, डायग्राम सब पढ़ना। शुक्रवार को क्लास लूंगा, चैप्टर 11 पूरा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूल नेचर, मैटर वेव, पूरा एक करके दिखाऊंगा आपको 2 घंटे में। आपको आइडिया लगेगा कि यार किस तरह से मुझे चीजों को वापस से तगड़ा तैयार करना है। पेन पेपर लेके बैठना, मैं सब लिखता जाऊंगा, एनसीईआरटी साथ रखना। आप एनसीईआरटी से एक पॉइंट समझाता जाऊंगा सारा, और 10 से 12 सवाल कराऊंगा सेलेक्टिव। वो 12 सवाल पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ देंगे। आपको पता चलेगा कि आज चीजों को वापस कैसे प्लान करना है। आगे लिखो, जैसे अब एक कॉन्सेप्ट लिखो, 2 प्रश्न और बचे हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, ढेरों सवाल इस पर हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है, तो क्या मैं बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकता हूं? जैसे उदाहरण के तौर पे सुनना, ये बहुत काम आएगा, इसलिए बार बार फंसने से एक बार मैं नोट डाल के लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने बोला 7 लिथियम 3, बातचीत बंद कर, बोर्ड पे देख बंटी, 7 लिथियम 3 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.60 MeV है, तो बताओ बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो अब थोड़ा सा समझो, तुक्केबाजी मत करो, बहुत समझो। पहले इसको भाषा को डिकोड तो करो। बाइनरी पढ़ निकलने का मतलब क्या, बोलो ना? बीई बटे ए। फिर ए पहले दिन खूब सिखाया था, ऊपर वाला ए कहलाता है, तो ए कितना 7। तो बता बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई? 7 इंटू 5.60। तो मैं बार बार इतना क्यों नाटक करूंगा? एक बार समझ में आ गया, अच्छा जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी ना, सीधा उसको मास नंबर से क्या कर दूंगा, गुणा। एक बार दिमाग में बैठाओ, मेहनत करो। 7 लिथियम 3 का ये ऊपर वाला नंबर ए कहलाता है, 4He2 का ऊपर वाला नंबर ए कहलाता है, 2H1 का
ऊपर वाला नंबर ए कहलाता है। बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब बी बटा ए होता है। इनसे दोस्ती करो। दोस्ती करोगे ऐसे खटाखट खटाखट आपको समझ में आएगी बातें, प्रश्न बनने में मजा आएगा। तो कभी भी बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी हो, बाइनरी एनर्जी चाहिए, सीधा उसको मास नंबर से क्या कर दें, गुणा। ये था कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट। दूसरा ये नोट करिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए, रिलैक्स रहिए, बातों को समझिए, पॉजिटिव सोच रख के घर पर आज टाइम टेबल सेट करिए कि सर मुझे समय देना है 1.5 घंटा, बस मुझे 4-5 घंटे नहीं चाहिए फिजिक्स के लिए, 1-1.5 घंटा रेगुलर पढ़ लीजिए, वो ज्यादा काम का है। बार बार नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको फिर कहता हूं। आप नोट्स ही नोट्स पढ़ रहे हो, किताब ही किताब पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। नोट्स पढ़े आधे घंटे में बस, फिर सवाल लगाए। बार बार नोट्स ही लेके बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा फील होता है, मुझे सब याद है, पर वो काम का क्या है, फीलिंग थोड़ी ना लिखनी है वहां पे तो अपन को सवाल बनने चाहिए भाई। नोट्स ही लेके बैठे रहते हैं, किताब ही पढ़ रहे हैं, लो साहब किताब ही किताब पढ़ते जा रहे हैं। और सर फॉर्मूले याद हो रहे हैं, अरे वहां को निबंध थोड़ी ना लिखना है कि भाई निबंध आ गया, एटम के सारे फॉर्मूले लिखिए, 20 नंबर का सवाल, ऐसा थोड़ी ना आएगा। तो फॉर्मूले बैठ के पढ़ रहे हो, अरे यार अच्छा लग रहा है यार, याद थोड़ा को मतलब क्या उसका। चल चले आगे बढ़े क्या, चलिए अगला देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये बहुत ध्यान से देखिए, ए प्लस बी मिलके दे रहे हैं सी प्लस डी प्लस एनर्जी रिलीज। कुछ लोग एनर्जी रिलीज लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू, और बार बार पूछा जाता है क्यू वैल्यू बताओ। अब बताओ, फिर सारे अभी पहले स्लाइड पे लिखाए थे, फिर आपको दे रहा हूं, प्लीज आप सोचें, और मैं चाहता हूं यही याद करके जाएं, खुद दिमाग से लाइए। एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, मास में कमी, मास में कमी। प्रोडक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ऐसा मत बोलो, हमेशा नहीं। अगर एनर्जी रिलीज होगी तभी प्रोडक्ट क्या होंगे, स्टेबल। अच्छा, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बताओ किसकी ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर आपको क्यू वैल्यू निकालनी है तो वो होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कई बच्चे क्या यहां सी स्क्वायर कर देते हैं, बताओ क्या इंटू सी स्क्वायर करना चाहिए क्या, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करोगे सी स्क्वायर। आप एलएचएस आरएचएस में यूनिट से खेलो ना, ये है एनर्जी, ये भी कौन है, एनर्जी, सी स्क्वायर से क्यों गुणा करना। क्या होता है, आधा दूरा याद रहता है, 931.5 931.5, अरे क्यों करना। 931.5 से तब करते हैं जब मास होता है, या मास है ही नहीं, वहां कौन है, एनर्जी है। थोड़ा अलर्ट रह के काम करो, सूत्रों को रटो मत। अच्छा, ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, सर ये पहले क्यों आया, ये बाद में क्यों आया, तो मैं आपको बता सकता हूं किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की। फिर आप पूछ सकते क्यों ज्यादा है, तो बोलूंगा स्टेबल है। सर आप कहोगे स्टेबल क्यों है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर सिस्टम ने एनर्जी को रिलीज कर दिया तो सिस्टम खुद स्टेबल हो गया। इस तरह की अपन चर्चा कर सकते हैं और करनी चाहिए अगर विज्ञान पढ़ रहे हैं तो। बोले क्या 3 सवाल ले आऊं, जल्दी आइए। इसी का तीसरा पॉइंट और बढ़िया है, वो भी लिख लीजिए। 1H1 की बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है। कौन बताना चाहेगा कारण, हाँ बहुत सही। 1H1 के अगर आप परिवार का घर बनाएंगे इसका, तो घर के सदस्य बताओ, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बताओ,
प्रोटॉन और प्रोटॉन बोलो, न्यूट्रॉन। परिवार में एक ही आदमी है। जब परिवार में 2, 3, 5, 10 होते हैं तभी तो इंटरेक्शन होता है, तभी तो एनर्जी रिलीज होती है। एक ही है, इसलिए 1H1 की बाइनरी एनर्जी हमेशा क्या होती है? 0, क्योंकि इसके परिवार में सदस्य ही एक है। काम की बात है, लिख लेना, 1H1 की बाइनरी एनर्जी 0 है। अब अल्फा बीटा गामा बचा हुआ है। अल्फा बीटा गामा अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सिलेबस में है। कई बच्चे सोचते हैं सिलेबस से हट गया है, रेडियो एक्टिविटी हटा है, अल्फा बीटा गामा नहीं हटा है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 लाइनों में, ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल भी आया 2024 में, छोड़ना नहीं है। फिर शुरू करूंगा एक्सरे, तो अगले 1.5 लेक्चर में अपना पूरा खत्म हो जाएगा। अगले वीक से लाऊंगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के इस साल 4 प्रश्न आए हैं, वापस सुनिए, 2024 में 4, 3 तो हर साल आते हैं, तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, उसको बहुत तगड़ा तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 संडे आपको मिलेगा, संडे टेस्ट भी नहीं है आपके, छुट्टी है, तो 11, 12, 13 को इतना स्मूथ कर लो कि एकदम बहुत अच्छा तैयार हो जाए, टिक लग जाए पूरा। वो रिवीजन फाइल दी हुई है, 189 क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड 189 सवाल हैं, उनको बढ़िया कर लीजिए। कल या परसों तक ऑप्टिक्स का भी बन गया है, वो भी आ जाएगा। अच्छा कहाँ आएगा ये भी इम्पोर्टेंट, आपको सबको इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर दूंगा, सबके नंबर लेकर, ठीक है? चलो लिखो, सबको एक एक बच्चे को दे देंगे, ठीक है? व्हाट्सएप करके यहाँ कोने में खड़ा हो जाऊंगा, देता जाऊंगा आपको, ठीक है? लिखें, आगे लिखें, बढ़े क्या आगे लिखें। पहला प्रश्न, ईएलपी देना, ईएलपी देना, ईएलपी। होमवर्क लिख लें, ईएलपी नंबर 6 पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स की है, आधे घंटे में पूरी सॉल्व हो जाएगी। ईएलपी नंबर 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिखिएगा। एक सवाल मैं समझाऊंगा, अगला आप करिएगा। स्टार लगाइएगा, 5 से 6 बार इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। फिर आता है 2025 के पेपर में, देख लेना आप, 3 से 4 बार अलग अलग शिफ्ट में सवाल आया है। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, आने ही आने हैं, वैल्यू बदल जाएगी, रिएक्शन बदल जाएगी, पर क्वेश्चन की जो आत्मा है वो भाई वही है। इसलिए ये सब लूटने वाले सवाल हैं, एक बार समझ लो, अच्छे से तैयार कर लो, तो कहीं परेशानी नहीं देते। और सिर्फ जोड़ बाकी है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, केवल जोड़ बाकी, गुणा भाग करिए, उत्तर आते जाएंगे।
बढ़ू? अब पहले कॉन्सेप्ट, गप्पों में मत उलझो। दूसरा बात, ओवर थिंकिंग में मत उलझो। ऐसा मत सोचो कि अब नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे तो वापिस चीजें सही हो जाएंगी। अब मुझे बताइए एनर्जी रिलीज कैसे निकालें? क्यू वैल्यू आते ही पहले तो फॉर्मूला चिपकाओ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सर आपको कैसे पता चला प्रोडक्ट की ज्यादा है? प्रश्न पढ़, एनर्जी रिलीज। रिलीज का मतलब है सिस्टम स्टेबल हुआ। सिस्टम स्टेबल हुआ मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। अच्छा प्रोडक्ट कौन है? क्या ये प्रोडक्ट है? क्या इनकी एनर्जी पता है? 7.06 पर बेटे, ये पर न्यूक्लियन है। मजा आ जाएगा अगर करेगा तो। 7.06 इंटू इसका नंबर 4, और 2 बार लिखूंगा। और 2 बार क्यों बता? 2 हीलियम है। क्या हवा लग रही है? रिएक्टेंट चिल्ला कौन है? रिएक्टेंट लिथियम। लिथियम की कितनी? 5.60 इंटू 7 प्लस एक जीरो और लगा। पूछ ये जीरो किसका? हाइड्रोजन। खत्म। जोड़ बाकी का सवाल है, और कुछ नहीं करना। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी फिजिक्स में। सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। बता तो कितना आ रहा है? 17.28। एक और कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये गुणा क्यों किए समझ में आया? ये देख मैं अभी पढ़ा के लाया तुझे। ये देख मैं पढ़ा के लाया था अभी अलग से। बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन पता हो तो बाइंड एनर्जी निकालने के लिए उसके मास नंबर से क्या कर देते हैं? गुणा। सिस्टमेटिक लिखा के ला रहा हूं नोट्स, ताकि जैसे वापस पढ़ोगे आपको सब रिकॉल हो जाएगा। अगला एक और करके बता दो तो बात क्लियर हो जाएगी, फिर अपन आज इसको खत्म कर सकते हैं। अगले लेक्चर में एनसीईआरटी करके लाना, होमवर्क लिखाता हूं और करके लाना। यही लिख लो होमवर्क में। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, सवाल नंबर लिखो 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6। पहले क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लेना है ना। 13.7, 13.8, उसके बाद 13.9, उसके बाद 13.10, और इसके बाद लिखो सारे ही करने हैं। सारे सीधे बोलता कि उसमें मजा नहीं आता है। ऐसे आपने एक एक सवाल फोकस करके लिखा ना, आपको वो अलग बात है, आप ये भी नहीं करोगे, वो अलग बात है। पर हमारी जिम्मेदारी है कि पूरा उसको सिस्टमेटिक बताना। 1 से लेके 10 तक सारे प्रश्न आप आज कर सकते हो। समय लगेगा, कैलकुलेशन कठिन होगी बिल्कुल, पर करनी भी चाहिए। चलो अगला प्रश्न लिखेंगे। लिखें लास्ट प्रश्न आज का। द द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बोर्ड से देखिएगा, ड्यूटेरियम एंड अल्फा पार्टिकल deuterium and alpha particle are x1 and x2 respectively। जिसकी किताब पूरी हो जाए वो ईएलपी नंबर 6 कर लीजिए। ईएलपी नंबर 6 में भी 17 सवाल हैं, तो 17 ये और 10 वो, 27। 27 का ऐसा कॉम्बो बन जाएगा कि आपका पूरा चैप्टर नंबर 13 कब्जे में आ जाएगा। पर 1.5 से 2 घंटे आपको डेडिकेशन के साथ देने पड़ेंगे। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, calculate the energy release
in the following process. नौ चैनल नए बन गए हैं, सब पे 2-2 2,500 सब्सक्राइबर चले गए हैं, पर सारे फेक हैं। अभी कोई भी ऑफिशियल चैनल बनाया नहीं गया है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। जब ऑफिशियल बनाएंगे तब आपको सूचित कर देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। सारा कंटेंट पूरा रिकवर कर लिया गया है और सारा कंटेंट वापस उसमें आ जाएगा। 1% भी चिंता की आवश्यकता नहीं है और बेहतरीन कंटेंट डाला जाएगा। हाँ, चलिए, ये एक बार डिलीट करेंगे, अपन 10 बार और बनाएंगे, पर 2025 तक अपना काम रुकना नहीं चाहिए। सही बात है। चलो, अब ये बताइए ध्यान से क्या होगा। 2H1 प्लस 2H1 गिव्स 4He2। अब बताइए फिर से Q वैल्यू क्या होगा, बोलिए बोलिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये याद हो गया? फिर आप पूछिए सर आपको कैसे पता चलता है प्रोडक्ट की ज्यादा है? आप घर से क्या याद करके आए हो क्या? भाई एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। चलिए बोलिए, क्या बात क्लियर है? प्रोडक्ट में कौन है बताओ? हीलियम। हीलियम की कितनी है? हीलियम की H2, पर ये पर न्यूक्लियन है, तो किससे गुणा कर देंगे? 4 से। क्या समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट में कौन है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की कितनी है बताओ? X1, पर 2X1, और 2 बार लिखूंगा। पूछो 2 बार क्यों लिखा? 2 बार क्यों लिखा? 2 ड्यूटेरियम है, अंतर है। 2 बार क्यों लिखा? 2 ड्यूटेरियम है, और 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि उसका मास नंबर 2 है। भाई ऐसे बहुत तेरे प्रश्न है, तो पीवाईक्यू देखेगा ना, 1 करोड़ बार ये सवाल पूछा गया है, सिर्फ वैल्यू बदल बदल कर, पर अपन को जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। बता आंसर क्या आएगा? 4H2 माइनस X1, ऑप्शन नंबर। पन्ने पलटो, कहां से न्यूक्लियस शुरू हुआ था। देखो 2 ही लेक्चर हुए हैं और अपन ने कितना सारा पढ़ लिया। तीसरा लेक्चर है, अल्फा बीटा गामा बचा। न्यूक्लियाई जहां से हेडिंग डाली थी वो खोलो। अब ये पूरा पहले आधा घंटा 45 मिनट में कॉपी पढ़ लो बस, इससे ज्यादा नहीं है। 2-3 घंटे मत में पूरा कार्यक्रम बना दिया, 3 घंटे बैठे हुए ना। आधा घंटे में कॉपी पढ़कर हटा देनी है, और फिर किस पे शिफ्ट हो जाना है? एनसीईआरटी। सही, तो 10 सवाल तो किसके? एनसीईआरटी के, और ईएलपी नंबर 6, कितने सवाल? 17 कुल सवाल, जिसमें अपना काम हो जाए। क्लियर है भाइयों? कल क्या पढ़ेंगे? अल्फा बीटा गामा। कल मतलब वही फ्राइडे को। अगले वीक से वेडनेसडे से क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी वापस, है ना, रोज आएगी क्लास फिर, क्योंकि प्रो 1 में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मॉडर्न। अभी क्या हो रहा था, एक दिन यहाँ चल रही थी एक दिन वहां चल रही थी, तो वहां खत्म होते ही अपनी क्लास रेगुलर हो जाएगी। सही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद सभी का। कहाँ है नदीम भाई आप? अरे और कैसी बेटा? ठीक है? अरे यार डाउट पूछने का तुझे?